हे गाइस वेलकम बैक। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द ट्रायल के बचे हुए एपिसोड्स यानी कि एपिसोड 5 से लेके 8 तक। इससे पहले अगर आपने एपिसोड 1 से 4 वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लो ताकि आपको ये सीरीज अच्छे से समझ में आए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में या आपको यहाँ आई बटन में भी दिख रहा होगा। तो एपिसोड 5 द फैमिली सीक्रेट्स की शुरुआत में हम एक नए केस को देखते हैं। दरअसल मिसेज रेड्डी जो कि मालिनी की काफी अच्छी फ्रेंड है, उसके घर में उसकी मेड पूजा का मर्डर हो गया है। घर में कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं है, इसलिए डाउट इसके पति मिस्टर आनंद रेड्डी पे जा रहा है। मगर आनंद का कहना है कि वो तो बच्चों को सुला के मूवी में गया था। खैर पुलिस मिस्टर रेड्डी को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाती है। इनके साथ विशाल और नयोनिका भी जाते हैं। क्वेश्चनिंग के बाद पुलिस आनंद को अरेस्ट तो नहीं करती मगर उसे सुबह फिर क्वेश्चनिंग के लिए आने को कहा है। वहीं ये दोनों बच्चियों को एक और पेन ड्राइव मिलती है, उसमें भी राजीव के किसी लड़की के साथ फोटोज थे। बच्चियों का मानना है कि कोई आज ही इस पेन ड्राइव को इसलिए छोड़ गया क्योंकि आज इनके पापा की बेल हियरिंग है और जो भी ये कर रहा है वो ये नहीं चाहता कि नयोनिका और राजीव के बीच सब सही हो। ये दोनों बच्चियां अब घर के बाहर एक कैमरा लगा देती हैं जिससे इनको पेन ड्राइव रखने वाले का पता चले। स्कूल से आकर जब ये वो फुटेज देखती हैं तो इनको दिखता है कि कोई बंदा पेन ड्राइव रख रहा है मगर रखने वाले की शक्ल नहीं दिखती। वहीं सना पूजा मर्डर केस के बारे में डिटेल में जानने के लिए पूजा के बॉयफ्रेंड से मिलती हैं। उसके बॉयफ्रेंड का कहना है कि ये सब कुछ आनंद ने किया। आनंद ने पूजा को एक म्यूजिक वीडियो में काम करने का भी कहा। वो उसे छूने की भी ट्राई करता था। मैंने उसे काफी बार मना किया है कि वो यहाँ काम छोड़ दे पर उसे पैसों की जरूरत थी। केस के बारे में थोड़ी और रिसर्च करने पर इन्हें पता चलता है कि उस रात आनंद के मूवी में जाने वाली बात भी झूठी थी। इस पे आनंद कहता है कि म्यूजिक कंपोजिशन मेरा पैशन है, मैं प्रोफेशनल सिंगर अफोर्ड नहीं कर सकता था इसलिए पूजा मेरे लिए गाना गाती थी। काफी सुरीली आवाज थी उसकी। ये सब वो एक और फ्लैट में करता था जहाँ उसने अपना स्टूडियो बना रखा था और इस फ्लैट के बारे में इसकी पत्नी को पता नहीं था। पुलिस को भी उस फ्लैट के बारे में पता चल जाता है मगर नियोनिका वहां पुलिस से पहले पहुंच के देखती है। उसे वहां एक ब्रा मिलती है जो कि पूजा की थी जिसे वो ले आती हैं। अब ये एक सबूत हो सकता था मगर विशाल का कहना है कि काम ऐसे ही होता है। आनंद हमारा क्लाइंट है और हमें उसे बचाना है। नियोनिका को वहाँ एक गायनेकोलॉजिस्ट का कार्ड भी मिलता है जिससे पता चलता है कि पूजा प्रेग्नेंट थी, वो अबॉर्शन करवाना चाहती थी। अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन से लग रहा था कि ये सब कुछ आनंद ने किया है। उसका पूजा के साथ अफेयर था और शारीरिक संबंध की वजह से पूजा प्रेग्नेंट हो गई, जिसपे इसने पूजा को अबॉर्शन करवाने का कहा। वो नहीं मानी तो इसने उसका खून कर दिया। जल्दी ये बात पुलिस को भी पता चल जाएगी और वो आनंद को गिरफ्तार कर लेगी। मगर आनंद का कहना है कि मैं उसे प्रेग्नेंट कर ही नहीं सकता क्योंकि मैंने 3 साल पहले विसेक्टोमी करवाई है। विसेक्टोमी मतलब जिससे मेल सब कुछ कर सकता है, बस उसका सीमेन नहीं आएगा जिससे कोई प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। ये सुनकर तो केस बिल्कुल ही पलट गया। इस पे सना फिर से पूजा के बॉयफ्रेंड हितेश से मिलती है। हितेश का कहना है कि ये सब आनंद ने ही किया है, उसने पूजा का रेप किया था। यहाँ हितेश के हाव भाव से साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। सना भी इसके झूठ को सेंस कर लेती है। वहीं पुलिस इनके फर्म में आनंद को अरेस्ट करने आती है मगर सना यहाँ इंस्पेक्टर प्रदीप से सारी बात बताती है। एक्चुअली सना प्रदीप की गर्लफ्रेंड है या शायद वो प्रदीप के साथ इसलिए है ताकि उसे केस के बारे में डिटेल मिल सके। मगर प्रदीप उससे प्यार करता है इसलिए वो सना की बातें सुनता है। यहाँ एक नई थ्योरी आती है कि शायद हितेश ने पूजा को मारा हो क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी और हितेश नहीं चाहता था कि वो इस बच्चे को जन्म दे। इस पे दोनों का झगड़ा हो गया और इसने उसको मार दिया। आज राजीव की बेल हियरिंग है और राजीव को बेल मिल भी जाती है। वो घर आता है। कई दिनों बाद ये पूरा सेनगुप्ता परिवार साथ में डिनर करता है। कहने को तो ये साथ में बैठे हैं मगर अब राजीव और नियोनिका का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। इस रिश्ते में काफी दूरियां आ गई हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फिर एपिसोड 6 लाइफलाइन की शुरुआत में हम देखते हैं विशाल और नयोनिका एक मेडिकल इमरजेंसी केस के लिए कोची आते हैं। एक्चुअली मिसेज मैथ्यूज प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज में हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसे बच्चे की सेफ्टी के लिए एक इमरजेंसी सर्जरी करवानी है मगर लाइफलाइन इंश्योरेंस वालों ने इसके लिए पैसे देने से मना कर दिया। यहाँ ये हियरिंग चलती है, दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है और सुबह इस पे फैसला सुनाने को कहा जाता है। सुबह जब इस केस को वापस सुना जाता है तो अपोजिशन लॉयर ये प्रूव कर देती है कि इन्होंने पॉलिसी के कुछ रूल्स ब्रेक किए हैं जिससे पॉलिसी कंपनी इनका क्लेम रोक सकती है और ये वैलिड भी था। इस फैसले की वजह से मिसेज मैथ्यूज के बच्चे की जान जा सकती है पर कानून ऐसे ही सबूतों पे काम करता है, इमोशंस पे नहीं। वहीं ये दोनों
दोनों लड़कियां इसके पापा और इलियास को पेन ड्राइव के बारे में बताते हैं। राजीव का कहना है कि ये फोटोज फेक हैं। साथ ही इनको ये भी पता है कि ये काम जादव का है, मगर वो पॉलिटिकली काफी स्ट्रांग हैं। उससे लड़ना है तो इन्हें भी पॉलिटिक्स में उतरना होगा। मगर राजीव का कहना है कि वो पहले अपने घर को ठीक करना चाहता है और न्योनिका को भी राजीव का राजनीति में आना बिल्कुल पसंद नहीं। वहीं हम विशाल और न्योनिका को देखते हैं। विशाल काफी टेंस था इस केस को लेकर, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मिसेस मैथ्यूज के बच्चे को कुछ हो न जाए। न्योनिका उसे समझाती है, लेकिन तभी विशाल उसे किस करता है और कहता है, काश मैंने तुम्हें ये किस पहले किया होता और कभी अपने से दूर जाने ही ना दिया होता। न्योनिका उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसके लिए भी ये एक शॉकिंग चीज थी, या फिर शायद उसके कुछ ना कहने का एक रीजन ये भी हो सकता था कि वो फिर से अपने पहले प्यार यानी कि विशाल की ओर अट्रैक्ट हो रही थी। खैर, फिर ये घर जाती हैं। आज काफी टाइम बाद वो राजीव के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं। ये दोनों अपने पुराने टाइम को याद कर काफी खुश होते हैं। राजीव उसे फिर से उस पर भरोसा करने को कहता है। यहाँ ये एक किस भी करते हैं, मगर न्योनिका का कहना है कि अब भरोसा नहीं होता। वहीं अब मिसेस मैथ्यूज की हालत खराब है। अगर कल तक सर्जरी नहीं हुई तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। बच्चे की जान बचाने के लिए विशाल राजीव से मिलता है, क्योंकि इंश्योरेंस बोर्ड का मालिक राजीव का अच्छा दोस्त है और राजीव की सिफारिश पे वो इंश्योरेंस पास कर देता है और मिसेस मैथ्यूज का ऑपरेशन होता है। अब हम जादव को देखते हैं। वो सना से मिलकर उसे राजीव के अगेंस्ट गवाही देने को कहता है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो भी जेल जाएगी, क्योंकि सना राजीव के साथ पहले काम करती थी तो उसको राजीव के बारे में सब कुछ पता है। मगर सना ऐसा करने से मना कर देती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब एपिसोड 7 ट्रायल बाय मीडिया की शुरुआत में हम देखते हैं न्योनिका जूही की मां को बताती हैं कि जूही के केस की सुनवाई 2 हफ्ते में है। अगर तब तक जूही को होश नहीं आया तो ये केस नहीं बनेगा और उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। वहीं दक्ष की कंपनी इस केस को कोर्ट के बाहर सेटल करना चाहती है। वो जूही की मां से मिलना चाहते हैं। न्योनिका का कहना है कि अगर सेटलमेंट हो जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि दक्ष गलत था। अब हम देखते हैं यहाँ दक्ष के लॉयर सेटलमेंट की बात करते हैं। न्योनिका का कहना है कि सेटलमेंट की रकम 5 करोड़ और दक्ष जूही से पब्लिकली माफी भी मांगे। फाइनली ये सेटलमेंट सिर्फ 5 करोड़ में हो जाता है बिना किसी अपोलॉजी के। मगर तभी यहाँ दक्ष आता है। वो कहता है कि मेरे नए लॉयर ने मुझे समझाया है कि मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं, हम ये केस कोर्ट में लड़ेंगे और इसका नया लॉयर और कोई नहीं बल्कि इस फर्म का पुराना पार्टनर किशोर है। अब हम कोर्ट में हियरिंग देखते हैं। दक्ष को कटघरे में बुलाया जाता है। न्योनिका उससे कहती है कि तुमने जूही को कोर्ट के निर्दोष घोषित करने के बाद भी खूनी बुलाया। मगर दक्ष का कहना है कि वो मेरा ओपिनियन था। फ्रीडम ऑफ प्रेस के तहत मुझे जो लगा मैंने कहा और अब मैं अपना ओपिनियन बदलता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मोहित के सुसाइड में जूही का हाथ था। दिनेश कहता है कि दक्ष ने न्योनिका के पति के बारे में भी न्यूज ब्रेक की थी। शायद अब ये बदला ले रही हैं इस केस के थ्रू। अगले दिन इस केस की हियरिंग में एक लड़के को बुलाया जाता है जो कि दक्ष का फैन था। उसने इंटरनेट से उठा के मोहित और जूही की चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया था और हम जानते हैं कि इंटरनेट पे कितनी फेक चीजें हैं। वैसे इसको इसलिए बुलाया है क्योंकि इसके उस स्क्रीनशॉट को दक्ष ने न्यूज में भी दिखाया था, वो भी बिना वेरीफाई किए। लेकिन ये लड़का तो बस फेमस होने के लिए ये करता था। उसे जूही और मोहित से कोई मतलब नहीं था। वो तो इस बात से खुश था कि दक्ष ने उसके मैसेज को न्यूज में दिखाया। इस लड़के को देख न्योनिका को लगता है कि ये इतना स्मार्ट नहीं है। किशोर तो इससे न जाने कैसे सवाल करेगा। इस पे मालिनी कहती है कि तुम ऐसा करना, किशोर के हर एक सवाल पर ऑब्जेक्शन करना। न्योनिका ऐसा ही करती है और किशोर जब ये देखता है कि न्योनिका बार बार उसके सवालों के बीच ऑब्जेक्शन कर रही है, वो अपना आपा खोने लगता है। वो न्योनिका पे चिल्लाने लगता है। उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो कोई भी फर्दर आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाता, जिससे कि दक्ष ये केस हार जाता है। कोर्ट उसे 2 करोड़ रुपए और पब्लिकली अपने न्यूज चैनल पर माफी मांगने को कहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि किशोर को डायमेंशिया नाम की एक बीमारी है। इस बीमारी में दिमाग की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। किशोर को जरा भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी बीमारी का फायदा उठा के उसको ये केस हराया गया। पर जो भी हो, ये लोग केस जीत गए थे। फाइनली जूही को इंसाफ मिल रहा था, पर जूही ये सब सुन नहीं सकती थी क्योंकि जूही की अब मौत हो चुकी है। बेगुनाह होकर भी उसको इतना परेशान किया गया कि वो हार गई। अब न्योनिका और धीरज के इंटर्नशिप के 6 महीने पूरे होने वाले हैं। धीरज यहाँ फर्म के बाकी लोगों से दोस्ती करने लगता है क्योंकि उसे अपनी जॉब परमानेंट चाहिए थी। वो अपना एक डिटेल एनालिसिस भी मालिनी को देता है, जिसमें सब कुछ होता है कि उसने अभी तक फर्म में कितने घंटे काम किया, कितने क्लाइंट्स लाए और फर्म के लिए कितना पैसा बनाया।
हम विशाल को देखते हैं जो कि अब सिर्फ न्योनिका के बारे में सोचता है। कोची में उसे किस करने के बाद उसका दिल अब उसके दिमाग पे हैवी होने लगा था। वो चाहता था कि न्योनिका उसके पास वापस आ जाए। यहाँ हमें पता चलता है कि राजीव के वकील ने डर की वजह से राजीव का केस हैंडल करने से मना कर दिया। न्योनिका राजीव को अपने फर्म में लेकर जाती है और अब इसका केस विशाल हैंडल करेगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब एपिसोड 8 क्लॉक एंड डैगर की शुरुआत में हम देखते हैं राजीव के केस की पहली हियरिंग 2 दिन बाद की है। अब 2 दिन में विशाल ये पूरा केस स्टडी तो नहीं कर सकता था, तो इनकी पहली प्रायोरिटी ये है कि कोर्ट से थोड़ा टाइम मांगे, क्योंकि वकील चेंज हुआ है तो उसे केस की स्टडी करनी है। अदालत इसे 7 दिन का टाइम देती है। 7 दिन केस को अच्छे से स्टडी करने के बाद दूसरी हियरिंग में टीना को कटघरे में बुलाया जाता है। टीना वही लड़की है जिसके साथ विशाल का वीडियो लीक हुआ था। टीना का कहना है कि उसको रिश्वत के तौर पे मिसेज जोशी ने राजीव के पास भेजा था और मिसेज जोशी इसका पेमेंट भी करते थे। यहाँ विशाल ये प्रूव कर देता है कि मिसेज जोशी नहीं बल्कि राजीव खुद इसको पेमेंट किया करता था। विशाल यहाँ राजीव और टीना की अकाउंट डिटेल्स भी शेयर करता है। अब इससे ये प्रूव हो गया था कि राजीव ने रिश्वत में कोई सेक्सुअल फेवर नहीं लिया था, बल्कि वो अपने पैसे से अपनी मर्जी से किसी लड़की के साथ था, जो कि उसका पर्सनल मैटर हो जाता है। आज की हियरिंग तो विशाल जीत जाता है, मगर कल इनका मेन विटनेस रुपेश आने वाला है। रुपेश को राजीव के ट्रांजैक्शन के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि वही इनके अकाउंट्स हैंडल करता था। वहीं न्योनिका मालिनी से मिलती हैं। वो भी यहाँ अपनी जॉब परमानेंट करना चाहती हैं। मालिनी उससे कहती है कि देखो तुम एक टॉप के लॉयर हो, लेकिन हमारा फर्म के लिए ज्यादा क्लाइंट्स धीरज ने लाए। फर्म को पैसों की जरूरत है जो धीरज की वजह से आ रहे हैं, तो अब जॉब का पहला हकदार तो वही है। हाँ, तुम भी हो सकती हो अगर तुम अपने पति के कनेक्शन यूज करके कंपनी के लिए बड़े बड़े क्लाइंट्स लाओ। न्योनिका को इस जॉब की जरूरत थी, क्योंकि अभी भी ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही हैं। 6 महीने हो गए बच्ची की स्कूल फी भरे हुए। अब उसी रात हम इलियास और न्योनिका को बात करते हुए सुनते हैं। न्योनिका यहाँ इलियास को इसकी जॉब वाली बात बताती है। यहाँ इलियास इससे कहता है कि जादव बहुत पावरफुल आदमी है, वो हमें केस नहीं जीतने देगा। मेरे पास एक आइडिया है, हम इस केस को थोड़े साल खींचते हैं जब तक राजीव पॉलिटिक्स में आ जाएगा और एमएलए बन जाएगा। जब उसके पास पावर होगी वो जादव को हरा पाएगा। मगर न्योनिका राजीव के पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से बिल्कुल खिलाफ है। उसका मानना है कि राजीव पावर का गलत इस्तेमाल करता है। अगले दिन फिर कोर्ट की हियरिंग होती है, लेकिन यहाँ रुपेश नहीं आता। हमें पता चलता है कि पिछली रात न्योनिका और इलियास रुपेश से मिले थे। उसे इन्होंने ब्लैकमेल किया कि अगर तुम गवाही दोगे तो तुम्हें हम और भी केसेस में फंसा देंगे। जादव सिर्फ तुम्हारे इस केस में हेल्प कर रहा है, लेकिन बाकी के केसेस में क्या, तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा। इससे अच्छा हमारा ऑफर मानो। ये इसे हांगकांग की टिकट, पासपोर्ट और बहुत सारा पैसा देते हैं और रुपेश इनकी बात मान के हांगकांग चला जाता है। जादव के पास राजीव को फंसाने के लिए सिर्फ एक ही विटनेस है, सना। लेकिन सना भी कोर्ट में राजीव के पक्ष में गवाही देती है। क्योंकि रुपेश गायब हो गया तो सना झूठ बोल रही है या सच, ये किसी को नहीं पता। और सना के बयान के बाद ये अदालत राजीव पे लगे सारे चार्जेस विड्रॉ करती है और उसे रिहा करती है। वहीं हम देखते हैं न्योनिका की इस फर्म में जॉब परमानेंट हो जाती है, क्योंकि इलियास के सारे हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स उसी फर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं जिसने राजीव को केस जिताया। और राजीव का केस इस फर्म को कभी नहीं मिलता अगर न्योनिका नहीं होती। इस बात से धीरज काफी निराश होता है। वो न्योनिका से कहता है कि आखिर एक आउटसाइडर कितनी भी मेहनत कर ले, नेपोटिज्म के आगे हार ही जाता है। वो कहता है कि मैंने इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए की क्योंकि मुझे जॉब की जरूरत है। मेरे पापा जेल में हैं, उन्होंने 1 लाख रुपए की चोरी की थी और तुम्हारे ये बैग, इस बैग की कीमत ही 1 लाख रुपए से ज्यादा होगी। मुझे इस जॉब की ज्यादा जरूरत थी और ज्यादा डिजर्विंग भी मैं ही था, पर तुमने अपने कनेक्शन यूज करके ये जॉब ले ली। और धीरज एक बार में जाकर बैठ जाता है जहाँ इसे जादव मिलता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारा गुस्सा चाहिए, क्योंकि मैं भी इस फर्म और फैमिली को बर्बाद करना चाहता हूँ। वहीं हम राजीव को देखते हैं। वो न्योनिका से कहता है कि वो एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, जिसमें वो अपने परिवार से पब्लिकली माफी मांगना चाहता है। न्योनिका इसे मना करती है, लेकिन राजीव का यहाँ कुछ और ही प्लान है। अगले दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तभी न्योनिका को विशाल कॉल करके आई लव यू कहता है। न्योनिका कहती है कि इसके आगे का प्लान क्या है। अगर हम ऐसे ही बातें करेंगे तो लोगों को लगेगा कि मुझे जॉब इसी वजह से मिली है, और ये फोन रख देती है। अब राजीव न्योनिका को भी स्टेज पे बुलाता है। तभी विशाल का भी फिर से फोन आ रहा होता है। न्योनिका कंफ्यूज होती है कि वो क्या करे। तभी इलियास उसे स्टेज की ओर भेजता है और उसका फोन अपने पास रखता है। इसके फोन पे विशाल का वॉइस नोट आता है, जिसे इलियास सुन लेता है।
विशाल कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम राजीव को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। तुम बेटर लाइफ डिजर्व करती हो। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मेरे पास आ जाओ, नहीं तो इस वॉइस नोट को डिलीट कर दो, मैं तुम्हें फिर कभी ये बात नहीं कहूँगा। लेकिन नियोनिका को पता ही नहीं है कि विशाल ने ऐसा कुछ भेजा है और इलियास इस वॉइस नोट को डिलीट कर देता है। वहीं राजीव स्टेज पे ऐसा दिखाता है कि नियोनिका और उसके बीच सब कुछ ठीक है, ये दोनों फिर से एक साथ हैं और यहाँ वो इलेक्शन लड़ने की बात करता है। नियोनिका शॉक हो जाती है कि मेरे मना करने के बाद भी, और वो भी मुझे बिना बताए। मगर राजीव एक चालाक इंसान है, उसने पावर में आने का सोच ही लिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिकली अपने परिवार से माफी मांगना भी इसकी चालाकी का एक सबूत है। और ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है, साथ ही ये सीरीज का फर्स्ट पार्ट भी यहीं पे खत्म होता है। इसके सीजन 2 में हमें पता चलेगा कि नियोनिका अब क्या करेगी, क्योंकि राजीव एक पावरफुल आदमी बन चुका होगा। अब वो कैसे उससे डील करेगी, साथ ही विशाल का क्या होगा, और धीरज, क्या उसने जादव से हाथ मिलाया होगा या नहीं, ये सब हमको सीजन 2 में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना इसको अपने दोस्तों के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।